नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के तृतीय सप्ताह के पंचदश व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम पररूप संधि को लेकर के बातें करेंगे। पररूप संधि के व्याख्यान के दो भाग होंगे, एक पंचदश, द्वितीय षोडश, अर्थात एक 15वां या 15th लेक्चर तथा दूसरा 16th लेक्चर। तो ये जो 15वां लेक्चर है आज पररूप संधि भाग 1। यद्यपि स्लाइड में भाग 1 नहीं लिखा है, किंतु सप्ताह के प्रारंभिक व्याख्यान में इस विषय को हम स्पष्ट कर चुके हैं कि पररूप संधि को हम दो भागों में पढ़ेंगे। किंतु इस स्लाइड में 1 या 2 नहीं लिखने के पीछे कारण यह है कि पररूप संधि को लेकर के 1-2 वाली कोई अवधारणा महर्षि पाणिनि ने नहीं की है। यह हम अपनी सुविधा के लिए समझने के लिए करेंगे। और चूंकि आज का व्याख्यान पररूप संधि को ही समर्पित है, इसलिए 1 या 2 लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं है, इसीलिए इसको लिखा नहीं गया है। परंतु सप्ताह के पूर्व व्याख्यान में या प्रथम व्याख्यान में इसको स्पष्ट कर दिया गया है सुविधा के लिए। अस्तु, आज की कक्षा का विषय पररूप संधि है। इसमें हम एंगी पररूपम सूत्र की व्याख्या तथा उदाहरण को देखेंगे तथा उसी व्याख्या एवं उदाहरण को देखने के व्याज से, देखने के बहाने से हम टी किसे कहते हैं, अचोन्त्य आदि टी, इसको समझेंगे तथा इस टी संज्ञा का व्याकरण में क्या प्रयोजन है इसको देखेंगे। इसको देखने के साथ ही साथ शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम को देखते हुए आकृतिकरण का महत्व क्या है उसके विषय में एक विहंगावलोकन करते हुए आगे के 2 वार्तिक हैं जो कि हम स्लाइड में देख सकते हैं। एवे चानियोगे पररूपम वक्तव्यम एवं ओत्वष्ठयोः समासे वा पररूपम वक्तव्यम, इन 2 वार्तिकों को लेकर के भी चर्चा करेंगे। अतः आज की कक्षा पररूप संधि को समर्पित करते हुए आगे बढ़ती है। तो अब एंगी पररूपम विषय को स्पष्ट करने के लिए हम स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एंगी पररूपम अनुवर्तन के साथ यदि हम अर्थ की उपस्थिति करें तो हमको अर्थ मिलता है कि अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एंगादि धातु आए, यदि एंगादि धातु आए तो पररूप हो जाता है, तो पररूप हो जाता है। अर्थात अकारांत उपसर्ग जो है वो एंग आदि धातु में विलीन हो जाता है। अर्थात यहाँ जो स्थानी है वह निमित्त में विलीन हो जाता है। यथा उदाहरण के लिए प्रएजते, यहाँ स्थानी है अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग एंग आदि धातु अर्थात एंग से, अर्थात ए या ओ से शुरू होने वाली या प्रारंभ होने वाली धातु, तो एजते एंग आदि धातु है। अर्थात दोनों शर्तें पूरी हो गई, स्थानीय और निमित्त, स्थानीय और निमित्त दोनों की शर्तें पूरी हो गई। तो अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद एंग आदि धातु आ गई, एंग आदि धातु आ गई। तो अब क्या हुआ, अकारांत उपसर्ग जो है वो विलीन हो जाएगा, यानी स्थानीय जो है वो निमित्त में विलीन हो जाएगा, प्र का जो अ है उसमें विलीन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, प्रेजते, अर्थात प्रेजते विलीन हो गया तो प्रेजते, अर्थात ये जो अ है ये ए में विलीन हो गया। तो इस प्रकार से प्रेजते यह रूप सिद्ध हो जाता है। और चूंकि पर अर्थात बाद का ये रूप है, अर्थात यह बाद के रूप में बदल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे यह बाद के रूप में बदल जाता है, इसीलिए यह पररूप संधि विधायक सूत्र की स्थिति में आ जाता है। इसी विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अभ्यास के रूप में हम देख सकते हैं, यह सभी अकारांत उपसर्ग हैं। उपसर्ग के विषय में उपसर्गाः क्रिया योगे प्रसंग में हम यह देख चुके हैं कि प्र आदि 22 उपसर्ग हैं। तो उस हिसाब से यह सूत्र अत्यंत सुविधाजनक है, क्योंकि उन 22 उपसर्गों में से अकारांत उपसर्गों को हम छांट के अलग कर सकते हैं तथा उसके बाद अगर एंगादि धातु आ जाए तो पररूप आदेश हो जाएगा। जैसा कि हम उदाहरण में अगर देखें तो उपएजते, उपेजते, अवेजते, अपेजते, उपेदते, इस प्रकार से अवएधते, अवेधते, अपेधते, उपोषति, अवोषति, अपोषति इत्यादि रूप बनते हैं। इन सभी में पररूप हुआ है तथा पररूप होने के कारण यह पररूप संधि का उदाहरण है। अस्तु, अब पररूप संधि का विषय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है एंगी पररूपम सूत्र के प्रसंग में। किंतु अग्रिम जो विषय आता है वह है अचोन्त्यादि टी, अर्थात टी संज्ञा का विषय। अभी टी क्या है, यद्यपि टी का मतलब तो अंग्रेजी में चाय हो जाता है, परंतु यहाँ पे चाय से कोई तात्पर्य नहीं है। टी का विषय क्या है इसको देखते हैं। इसके लिए स्लाइड पर अगर हम ध्यान दें तो हमको दिखेगा अचोन्त्यादि टी, अर्थात इसको अगर हम तोड़े तो अचह अंत्यादि टी। अच्छा, अब यहाँ पर इसको देखेंगे
इज इक्वल टू टी लिखा है, अर्थात अचः अंत्यादि, अंत्यादि अच की टी संज्ञा होती है। अब इसको समझने की आवश्यकता है। अब स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करेंगे। टी किसे कहते हैं? टी कहते हैं अंतिम अच को। सार रूप में टी किसे कहते हैं? अंतिम अच को। जैसे मान लीजिए राजन, या पहले राजा। राजा में क्या है? अंतिम अच आ, ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है। राजन में क्या है? अंतिम अच क्या है? अ, ज का अ, अर्थात अगर हम राजन को तोड़ें तो ये बनेगा। तो जो अंतिम अच है यहां पे मिल गया, अचोन्त्यादि टी, जो अंतिम अच है मिल गया। अच्छा, अब ये जो अंतिम अच मिला अ, ये अकेले तो है नहीं, इसके साथ व्यंजन भी है। और हम जानते हैं कि व्यंजन निरपेक्ष नहीं होता, सापेक्ष होता है, अर्थात स्वतंत्र नहीं होता, परतंत्र होता है, अर्थात व्यंजन अकेले नहीं रह सकता। जैसा कि हम उदाहरण स्वरूप अगर हम स्लाइड में देखें, राम कह सकते हैं, म ये भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या? इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। क कह सकते हैं, अक कह सकते हैं, परंतु खाली हलंत क कह सकते हैं क्या? नहीं। क अगर कहेंगे भी तो एक अ आ ही जाएगा, अर्थात जो व्यंजन है केवल उसकी प्रवृत्ति नहीं होती उच्चारण के समय, यानी उच्चारण सामर्थ्य व्यंजन में नहीं है जब तक उसके पास स्वर न हो। तो अब वापस अगर आ जाएं राजन के पास, तो राज और अन में जो अ है वो स्वर है, अंतिम स्वर है, किंतु इसके बाद जो व्यंजन है अगर हम खाली इसको निकाल लेंगे तो न कैसे बाकी रहेगा? अगर हम खाली इसको निकाल लेंगे तो न बेचारा कैसे रहेगा अकेले? अर्थात इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप बड़े भाई हैं, आपकी अवस्था है 12-14 वर्ष, और आपका छोटा भाई है जिसकी अवस्था है 1 या 1.5 साल। तो वो अभी अपने पैरों से चल नहीं सकता क्योंकि अभी वो उतना विकसित नहीं हुआ है। बड़ा होगा तो चलेगा। तो आप अगर कहीं पर जा रहे हैं और वो अगर आपके साथ है तो आप उसको गोद में ले लेंगे। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो उसको रास्ते में छोड़ के तो नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से स्वर भी व्यंजन को अकेले छोड़ के तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए राजन, तो यहाँ पे अ अंतिम अच तो है पर वो न को छोड़ करके तो नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब भी अ को निकालना होगा तो हमको पूरा अन लेना पड़ेगा, ये कहने का तात्पर्य है। लौकिक व्यवहार का नियम, जैसा कि प्रायशः हम हर कक्षा में देख रहे हैं कि लौकिक व्यवहार को ही व्याकरण के नियमों में निबद्ध कर दिया है आचार्य पाणिनि ने। जैसे कि अगर आप बड़े भाई हैं या अगर आप बड़ी दीदी हैं तो अपने छोटे भाई या छोटी बहन को ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, आप उसे भी गोद में ले लेंगे। आप गए मेला घूमने के लिए, मान लीजिए आपके साथ आपका भाई या बहन भी गया तो उसे आप गोद में ले लेंगे। वो 1 साल की है या 1 साल का है, उसे रास्ते में तो नहीं छोड़ देंगे मेले के बीच में, तो उसे भी आप गोद में ले लेंगे। वही प्रकार है स्वर और व्यंजन का, अर्थात अंतिम अच को टी कहेंगे सामान्य रूप से, मोटा मोटी यह विषय है, ठीक है। पर अंतिम अच को अगर आप टी कहेंगे तो उसके साथ जो व्यंजन है उसका क्या होगा? तो इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए सूत्र की प्रकल्पना की गई, अचोन्त्यादि टी। अब अगर हम सूत्र को पुनः देखें स्लाइड में तो ये सूत्र क्या बनता है? अचोन्त्यादि टी अंत्यादि अचः, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अंतिम अच है वो उसकी टी संज्ञा होती है। पर कैसे अंतिम अच की? जो अपने हल के साथ हो। जैसा कि अगर हम उदाहरण देखें इस मनस के पास उदाहरण देखने के लिए पहले यहाँ की सफाई कर लेते हैं जिससे कि हमको समझने में सरलता हो। अस्तु, जैसा कि हम अगर यहाँ पर देखें मनस की स्थिति में, मनस में देखें म अ न अ स, मनस ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पर देखिए अंतिम अच कौन है? अ, किंतु ये अंतिम अच जो है ये स के साथ है, स को अलग नहीं छोड़ सकते आप। जो अभी बताया बड़ा भाई छोटा भाई या बड़ी बहन छोटी बहन है ना, उसी प्रकार से तो स्वर जो है वो निरपेक्ष होता है, स्वतंत्र होता है, यानी स्वतंत्र उच्चारण उसका कर सकते हैं, व्यंजन का नहीं कर सकते। इसीलिए स्वर व्यंजन को अकेले नहीं छोड़ेगा। तो अर्थात टी क्या हो गया? अस। अब इसी को समझाने के लिए इस सूत्र में क्या कहा गया है, अब इसको समझिएगा। यह क्या कहता है कि अंतिम अच जिस हल के आदि में है, अर्थात अंतिम अच जिस हल के आदि में है, अंतिम अच जिस हल के आदि अर्थात पहले है,
उस समुदाय की, यानी उस पूरे समुदाय की, उस पूरे ग्रुप की टी संज्ञा हो जाती है। टी संज्ञा हो जाती है। अब पुनः समझिए, टी संज्ञा किसे कहते हैं? टी संज्ञा कहते हैं उसे जहां पर अंतिम अच जिस हल के पूर्व दिख जाता है, अर्थात ऐसा समुदाय, ऐसा ग्रुप, ऐसा समुदाय जिसके आदि में अच हो और अंत में हल आ जाए, उसकी टी संज्ञा होती है। अर्थात पुनः ऐसा समुदाय जहां अंतिम अच हल के आदि में आ जाए। और उसको पुनः समझिए, कहने का तात्पर्य क्या है? मनस में जो ये अस है, जो ये अस है, यहाँ पे अ अंतिम अच है तथा ये जो है ये स के आदि में है। अर्थात अंतिम अच जिस हल के पूर्व में आ जाए, ऐसे समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि टी संज्ञा बनाने का तात्पर्य क्या है कि जो अंतिम अच है वो अपने साथ हल को भी ले ले। क्यों? क्योंकि इस टी के बड़े सारे कार्य होते हैं। कहीं पर टी का लोप हो जाता है, कहीं पर टी को वृद्धि हो जाती है, कहीं पर टी को कुछ हो जाता है, कहीं पर टी को कुछ होता है। तो इसीलिए टी का बड़ा महत्व है, विशेषतः सिद्धियों में, सुबंत और तिगंत की सिद्धियों में, सुबंत में तो अत्यधिक। तो ये कहने का तात्पर्य यह है, इसीलिए टी की परिकल्पना की गई। तो टी क्या है? अगर हम सरल रूप में समझें तो टी क्या है? टी जो है वो अंतिम अच है हल के साथ। तो उसको कैसे कहेंगे? तो उसको कहने के तरीके के लिए कहा गया कि अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में आता है, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। जैसे अस, यहां पर अ अंतिम अच है मनस में। अस, मनस में जो अस है, जो न का जो अ है और स, अस, जो कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। तो यहां पर जो अस है, यहां पर जो अ है वो स का आदि है, यानी स के पूर्व है। ठीक? तो यानी अस इस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। मतलब अंतिम अच है अ और वो स के पूर्व है, यानी अगर हम अस नाम का ग्रुप बना दें तो उसमें शुरू में कौन है? अ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में होता है उसकी टी संज्ञा होती है। जैसा कि उदाहरण के लिए स्लाइड में अगर हम देखें तो पयस, राजन, विद्वत, भवितास, इन सभी में टी हम देख सकते हैं। पयस में अस टी है, राजन में अन है, विद्वत में अथ और भवितास में आस। तो ये चारों टी हैं। टी अर्थात अंतिम अच, अंतिम अच जिसके आदि में है, जिस समूह के, जिस समुदाय के आदि में है। अर्थात आस इस ग्रुप के आदि में अंतिम अच है, तो इसे हम कह देंगे टी। यही यहां पे कहा गया है। अब इस विषय को समझिए। अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में हो जाता है उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं पयस, राजन, विद्वत, भवितास, इन सभी में अंतिम जो अच है वो जिसके आदि में है उसकी टी संज्ञा हुई है। अस्तु, यह स्पष्ट हो गया। अब जहां पर व्यंजन रहेगा तो अंतिम जो अच है वो अपने व्यंजन के साथ आएगा, जैसे पयस में आ गया। अब मान लीजिए कहीं पर अगर सिर्फ राम लिखा हुआ है तो अंतिम अच कौन हो जाएगा? अ हो जाएगा। सरल है। ठीक है, अब इसी विषय को आगे समझते हैं। यह टी संज्ञा का जो प्रयोजन है, यह बीच में कहां से आया? क्योंकि हम तो पररूप पढ़ रहे थे, तो पररूप में टी कहां से आया? तो इसी को समझाने के लिए शकंत्वादिषु पररूपम वाच्यम यह वार्तिक सामने आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित एवं लघु सिद्धांत कौमुदीकार आचार्य वरदराज ने अत्यंत परिश्रम पूर्वक अष्टाध्यायी के सूत्रों को प्रकरण के हिसाब से बैठाया है, तथा ऐसे बैठाया है कि संधि को पढ़ते हुए भी आपको आगे आने वाले विषयों का ज्ञान हो जाए। अर्थात संधि को पढ़ते पढ़ते ही हमने जाना कि इत संज्ञा क्या होती है, इत संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संधि को पढ़ते हुए ही हमने यह भी जाना कि टी किसे कहते हैं। संधि को पढ़ते हुए ही हमने जाना कि उपसर्ग किसे कहते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकारांतर विषयों को भी संधि के माध्यम से आचार्यों ने स्पष्ट किया है। तो यह टी संज्ञा का प्रयोजन आता है शकंत्वादिषु पररूपम वाच्यम के द्वारा, क्योंकि शकंत्वादिषु पररूपम वाच्यम में टी का विधान किया गया है।
तो इसीलिए हमने पहले टी को समझा। टी क्या है, पुनः अगर कहें तो अंतिम अच जिस समुदाय के आदि में आ जाए उस समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है। जैसे पयस, तो यस, या में जो अ है, अ और स, अस, इस समुदाय के आदि में अंतिम अच है तो उस समुदाय की टी संज्ञा हो गई, यानी इस समुदाय को हम टी कह देंगे। तो इस तरह से पयस, विद्वस, विद्वत जो बनाना चाहें, राजन, भविदास बना सकते हैं। ठीक, अब यह वार्तिक क्या कहता है, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, यह वार्तिक क्या कहता है इस पर ध्यान देंगे। यह कहता है कि शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम तच्चटेः, अर्थात शकंध्वादि गण में पठित जो शब्द हैं उनका जो टी है उसका पररूप हो जाता है, अर्थात शक और अंधु। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, शक और अंधु, यहाँ पे क्या है कि शकंध्वादि गण जो पठित शब्द है, तो शक शकंध्वादि गण में पठित शब्द है, तो क्या हुआ, शक के बाद अंधु आ गया, तो ये जो क है इसका पररूप हो जाएगा वार्तिक के अनुसार, तो क्या बन जाएगा, शकंधु। ये वस्तुतः दीर्घ संधि का अपवाद है, अगर यहाँ पे दीर्घ लगता तो शकांधु बनता, पर शकांधु न बन के शकंधु, अर्थात दीर्घ संधि का अपवाद है यह वार्तिक, शकंधु। इसी प्रकार से कर्क अंधु, कर्क अ जो है इस अ में विलीन हो गया, कर्कंधु बन गया। मनीषा आदि रूप भी इसी तरह से सिद्ध होता है, मनीषा तो यहाँ पे बना हुआ है। अस्तु, तो शक अंधु शकंधु, कर्क अंधु कर्कंधु, तो ये दोनों दीर्घ संधि का अपवाद है। अस्तु, और इसी प्रकार से शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम में सिर्फ शकंधु कर्कंधु नहीं, मनीषा और पतंजलि इत्यादि शब्द भी बनते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मनीषा और पतंजलि ये ऐसे शब्द हैं, और कुलटा ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रायशः या कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, और हम अक्सर इस पर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। इसीलिए मनीषा और पतंजलि ही इन दो विषयों को हमने स्लाइड में लिया है। अब पहले मनीषा को देखते हैं। अब देखिए, मनस ईशा, मनस में अस टी हो गया, टी हो गया, जैसा कि हमने अभी देखा, अस इस समुदाय के आदि में अंतिम अच है इस मनस का, तो इसका टी हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका हो जाएगा पररूप, यानी अस ई में मिल जाएगा। पररूप को समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें आपने नींबू डाल दिया, तो नींबू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पररूप या पूर्व रूप है, वो क्या होते हैं, वो मिल जाते हैं, अलग से उनकी स्थिति दिखती नहीं है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अस जो है वो ई में मिल गया, घुल गया, तो क्या बचा, मनस में से अस चला गया, बचा मन, मन ईशा, वर्ण संहिता कर दीजिए, मनीषा बन गया। तो मनीषा यह जो पद बना यह शकंध्वादि गण में पठित होने के कारण बना। इसी प्रकार से पतंजलि ही, पतत अंजलि ही, पतत में अत यह टी हो गया। अब टी कैसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद अंजलि ही का अ आ गया, तो ये जो अत है ये इसमें विलीन हो गया, अर्थात पररूप हो गया शकंध्वादिषु पररूप वाच्यम के कारण। तो पत अंजलि ही, वर्ण संहिता पतंजलि ही, तो पतंजलि ही यह रूप बन गया। तो पतंजलि ही यह रूप भी शकंध्वादि गण में पठित होने के कारण यहाँ पर हो गया। अर्थात शकंध्वादि गण में पठित शब्दों के बाद यदि स्वर की स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर पररूप हो जाता है, और यह कहीं कहीं दीर्घ का अपवाद भी हो जाता है, जैसा कि शकंधु करकंधु में हमको दिखा। और मनस ईशा मनीषा अस का यहाँ पर पररूप हो गया, पतत अंजलि ही पतंजलि ही, यहाँ पर भी अत का यहाँ पर पररूप हो गया। तो इस प्रकार से शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम एक महत्वपूर्ण वार्तिक है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से भी। इसी प्रकार से सारंग आदि रूप भी बनते हैं। अस्तु, अब इसी के साथ शकंध्वादिषु में एक समझने योग्य विषय एक यह भी है कि शकंध्वादि गण जो है वह एक आकृति गण है। अभी आकृति गण क्या है इसको समझते हैं, और इसके लिए हम स्लाइड का सहारा लेंगे। शकंध्वादि गण आकृति गण है। अभी आकृति गण क्या होता है, तो आकृति गण जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रयोग दर्शनेन आकृतिर्ग्राह्यो गण आकृति गण, यह पदमंजरी में स्पष्ट किया गया है। अस्तु, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पर समझिए। प्रयोग दर्शनेन यानी प्रयोग को दृष्टिगत करते हुए, अर्थात प्रयोग के अनुसार जिन शब्दों का प्रयोग हमें एक जैसा लगेगा हम मान लेंगे कि वह एक ही गण के शब्द होंगे।
कहने का तात्पर्य क्या है? आकृति गण ऐसे गणों को कहा जाता है जहां पर प्रयोग देख करके हम जो उस गण में पठित शब्द नहीं भी है उसे भी उसका हिस्सा मान लेंगे। इसको समझिए। अर्थात कहने का क्या हुआ? आकृति, आकृति अर्थात रूप, रूप अर्थात जैसे रूप मतलब तो पद का रूप क्या है? तो जिस प्रकार से पद बना है वह उसका रूप है। जैसे राम श्याम तो यह रूप है, र में आ म में अ राम, श्याम श य में आ म में अ श्याम तो यह रूप बन गया। उसी प्रकार से शकंदुहु, करकंधुहु, मार्तंडः, इस प्रकार से जो शब्द बनते रहेंगे, जैसे मृत अंडः मार्तंडः ऐसा करके जो शब्द बनेंगे, इन सभी शब्दों में क्या देखने की आवश्यकता है कि जो शब्द एक प्रकार से बन रहे हैं तो हम आकृति गण साम्य के कारण उन शब्दों को यदि उन शब्दों का परिगणन नहीं भी हुआ है तो उनको भी हम आकृति गण होने के कारण इसका भाग मान लेंगे। अर्थात शकंध्वादि गण में यदि कोई शब्द नहीं दिया गया है परंतु मार्तंडः की तरह कोई शब्द बन रहा है जिसके बनने की प्रक्रिया पूरी तरह से शकंध्वादि की तरह है तो हम उसे शकंध्वादि का भाग मान लेंगे। अभी आकृतिकरण क्यों बनाया गया, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको समझिए। वस्तुतः शब्द नित्य है और संख्या में असीमित है। हम गिन नहीं सकते कि किसी भाषा में कितने शब्द हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं और वह अनुमान भी सत्य ही सिद्ध होगा यह आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों की संख्या असीमित है तथा प्रत्येक शब्द को पकड़ पकड़ के हम सिद्धि करें यह संभव नहीं है, क्योंकि यदि प्रत्येक शब्द को पकड़ पकड़ के हम सिद्धि करेंगे तो लाखों करोड़ों सूत्र हो जाएंगे, तो पढ़ते पढ़ते ही सालों बीत जाएंगे। जैसा कि महाभाष्य में कहा गया है कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र को इच्छा हुई कि कितने शब्द हैं जरा देखते हैं, और वो देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे। तो देवगुरु बृहस्पति ने उनको एक एक शब्द को बोलना शुरू किया, जितने भाषा में शब्द हैं। करते 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 1000 साल बीत गए, शब्द खत्म ही नहीं हुए। तो उसके बाद देवराज इंद्र ने कहा अच्छा ऐसे तो 1000 साल बीत गए, शब्द ही समाप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया, यद्यपि ये तो लीला है, प्रसंग है, तो इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है कि किसी भी भाषा के शब्द को समझना या पकड़ना सरल नहीं है। हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं और उस अनुमान को आधार बनाते हुए हम व्याकरण को समझ सकते हैं, और इसीलिए आकृति गणों की कल्पना की गई। यदि मान लीजिए कोई शब्द इस प्रकार का है जो कि गण में नहीं है परंतु वो बना ठीक उसी प्रकार से है तो हम आकृति गण के साम्य के कारण उसको यहाँ पर मान लेंगे। ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मान लीजिए अगर आपको रामः की सिद्धि आती है तो आप रमेशः की सिद्धि भी कर लेंगे, आप श्यामः की सिद्धि भी कर लेंगे। इस प्रकार से मान लीजिए अगर किसी का नाम अगर सुरेशः हुआ तो उसकी भी कर लेंगे, किसी का नाम अगर ऋतः हुआ तो उसकी भी कर लेंगे। अर्थात जो भी अकारांत शब्द है उसकी सिद्धि आप कर लेंगे या उसका रूप बना लेंगे, शब्द रूप बना लेंगे। उसी प्रकार से तो जिन शब्दों की प्रवृत्ति एक प्रकार की है तो आकृति गण बना करके उनके लिए रास्ता खोल दिया गया कि कालांतर में अगर ऐसा शब्द मिल जाता है तो वह शब्द भी आकृति गण के आधार पर उस पर प्रविष्ट हो जाएगा और उसका भी व्याकरण सम्मत नियम मिल जाएगा। यह नियम संभवतः एकमात्र संस्कृत व्याकरण में ही दिखता है। और इसी विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आचार्य पतंजलि ने स्वरादि, चादि इत्यादि गण को भी आकृति गण माना है। आकृति गण मानने का तात्पर्य यह हुआ कि आकृति साम्य होने के कारण, अर्थात बनने के रूप एक समान होने के कारण, अर्थात अगर प्रवृत्ति और निमित्ति अगर समान हो जाए तो उसे भी आकृति गणत्वात् उसी गण का हिस्सा मान लेंगे। ये कहने का तात्पर्य है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर गए और आपको कोई अगर व्यक्ति मिला जो देखने से भारतीय लग रहा है, तो भले आपको उसका उत्स, उसका कुल, उसका वंश न पता हो, परंतु इतना जरूर पता चल जाएगा कि जरूर भारत या भारत से जुड़ा हुआ व्यक्ति लग रहा है। तो वही है आकृति गण की स्थिति। अस्तु, अब इसके बाद आगे के 2 वार्तिक और हैं जिन पर हमें देखने की आवश्यकता है। तो जो अगला वार्तिक है वो है जो कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, एवे चानियोगे पर रूपम वक्तव्यम। वस्तुतः ये है वार्तिक लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिखता, परंतु यह वार्तिक महत्वपूर्ण है और बड़ा मजेदार भी। क्यों, इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एव शब्द का प्रयोग हम जानते हैं कि साहित्य में अथवा व्याकरण में एव शब्द का जो अर्थ है वो ही इस अर्थ में आता है। ठीक, ही, अब कैसा ही, इसे देख लेते हैं। ही जो है अर्थात एव जो है वो प्रायः नियोग अर्थ में आता है। नियोग अर्थात
निश्चित अर्थ में। जैसे त्वया एव कर्तव्यम, तुम्हारे द्वारा ही होना चाहिए। मया एव करणीयम, मेरे द्वारा ही होना चाहिए, यानी मुझे करना ही करना है, निश्चित है। यह हो गया एव। तो यह जो एव है ये प्रायः नियोग अर्थ में अर्थात निश्चित अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। परंतु बहुत मजेदार है कि यह एव भी अनियोग अर्थात अनिश्चित अर्थ में प्रयोग होता है। बड़ा दुर्लभ है परंतु होता है। सोचिए किस प्रकार से संस्कृत के व्याकरण को बनाया गया है कि दुर्लभ से दुर्लभ अर्थों को भी व्याकरण के अर्थों के द्वारा या व्याकरण में संधि इत्यादि के नियमों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए एव निश्चित अर्थ में प्रयोग होता है, परंतु क्वचित कहीं एव निश्चित अर्थ में प्रयोग नहीं भी होता है। और जहां पर एव निश्चित अर्थ में प्रयोग नहीं होगा वहां क्या होगा, उसका उत्तर देता है यह स्लाइड। वहां क्या होगा, वहां एवे चानियोगे पर रूपम वक्तव्यम के द्वारा वहां पे पररूप हो जाएगा। अर्थात जहां पर एव अनिश्चित अर्थ को बताएगा तो वहां पर पररूप हो जाएगा। अर्थात कहीं पर अगर आपको पररूप रूप दिख गया तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर जो एव है वो निश्चित अर्थ में नहीं है। और ये इस प्रकार से वृद्धि रेचि का अपवाद हो जाता है। तो यहां पर जो एव है वो अनिश्चित अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसी कारण एवे चानियोगे पर रूपम वक्तव्यम वार्तिक के द्वारा यहां पर यह पररूप आदेश हो जाता है। किंतु नियोग अर्थ अर्थात अगर निश्चित अर्थ होगा, निश्चित ही अर्थ बनाना है, जैसे तव एव तो तवैव, त्वया एव त्वैव, मया एव मयैव, इस तरह का अगर अर्थ हो जाए जहां पे मुझे ही करना है तो ही करना, निश्चित ही करना है, तो वहां पर वृद्धि संधि पुनः आ जाएगी। और जहां पर निश्चित नहीं होगा वहां पर वृद्धि संधि नहीं होगी, वहां पर पररूप हो जाएगा। अस्तु। इसी प्रकार जो अंतिम वार्तिक आज हम देखेंगे वह है ओतोष्ठयोः समासे वा पर रूपम वक्तव्यम। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वा बड़े अक्षर में है और वा का अर्थ क्या है, विकल्प। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो वार्तिक है यह विकल्प से अपना नियम लेकर के आता है। यानी विकल्प होने का तात्पर्य हुआ ये कि आप इस नियम को ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब और लाएंगे तो क्या होगा इसको देखते हैं। ये कहता है कि अगर अकारांत पद आ जाए और उसके बाद अगर ओतु या ओष्ठ आ जाए समास के अर्थ में, समास के अर्थ के प्रयोग में, तो यहाँ पर पररूप हो जाता है। जैसे कि स्थूल और ओतु, स्थूल अकारांत है और ओतु आ गया, और ये स्थूलोतु अर्थात स्थूलश्च असौ ओतुश्च, ओतु कहते हैं बिल्ली को। सोचिए बिल्ली के लिए भी एक वार्तिक आया है, तो बिल्लियां कितनी महत्वपूर्ण है समझ में आ जाता है। अब आते हैं यहाँ पे स्थूलश्च असौ ओतुश्च अर्थात मोटी बिल्ली, इस अर्थ में स्थूलोत बनेगा। और स्थूलोतु कैसे बनेगा, स्थूल और ओतु, स्थूल और ओतु यह दोनों प्रसंग आ गया, और ये दोनों प्रसंग आने के कारण स्थूलोतु पररूप हो गया। पररूप होने का मतलब क्या है कि ये जो ल है ये इस ओ में मिल गया, ये जो ल का जो अ है ये इस ओ में मिल गया, तो स्थूलोतु बन गया। और चूंकि वार्तिक का नियम विकल्प है इसलिए स्थूल ओतु यहाँ पे वृद्धि होकर के स्थूलौतु रूप भी बनेगा, अर्थात स्थूलोतु और स्थूलौतु दोनों बनता है। अब मान लीजिए नेट जेआरएफ की परीक्षा में अगर आ जाए कि स्थूलोतु कैसे बना या स्थूलोतु में कौन सी संधि है, तो सीधी सी बात पररूप संधि, स्थूलौतु में वृद्धि संधि। अस्तु। इसी प्रकार से बिंब ओष्ठः, बिंबोष्ठः बनता है, बिंब एव ओष्ठः यस्य सः, बिंब के समान अर्थात अत्यंत कोमल और लाल लाल जिसके होंठ हो, बिंबोष्ठ यह कहने का तात्पर्य है। अस्तु। बिंबोष्ठः, अब यहाँ स्लाइड में देखिए, बिंब ओष्ठः, बिंबोष्ठः बन जाएगा इस वार्तिक के द्वारा, बिंब ओष्ठः। और चूंकि यह विकल्प है इसलिए बिंबौष्ठः उभय रूप सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बिंबोष्ठः बिंबौष्ठः, स्थूलोतु स्थूलौतु दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं इस वार्तिक के कारण। इसी के साथ मुझे आशा है कि आपने आज एंगी पररूपम को पढ़ते हुए टी संज्ञा, उसका प्रयोजन, शकंध्वादि में उसका उपयोग, उसके साथ ही साथ जो बाकी जो दो वार्तिक जिसमें आपको एव का ज्ञान हुआ कि एव के भी दो अर्थ हो सकते हैं,
नियोग और अनियोग तथा ओतु एवं ओष्ठ यदि समास के प्रसंग में आ जाएं तो किस प्रकार से पररूप और पररूप न होने पर वृद्धि होगा, यह विषय आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपसे पुनः षोडश व्याख्यान में 16वें व्याख्यान में भेंट होगी तथा आप सभी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।